Good morning students, welcome once again in Eclair International Online Classes. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बेटा अपन ने मोशन के बारे में बात कर ली थी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन का क्या होता है, ऑब्जेक्ट के मोशन का। तो अपन ने देखा था कि जितनी भी मोशन इक्वेशंस होती है उनके अंदर एक्सेलरेशन को हटा के अपन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स को अप्लाई कर देते हैं और जिसकी वजह से मोशन इक्वेशंस के अंदर जो A होता है उसको हम G से रिप्लेस कर देते हैं और इक्वेशंस जो होती है वो मॉडिफाई हो जाती है। V इज इक्वल्स टू ut प्लस at, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gs। इस तरीके से अपन ने लास्ट का कर लिया था, ठीक है, फ्री फॉल किया था पिछले वाले वीडियो लेक्चर में। आज जो अपन लेने जा रहे हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मास, वेट एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून सरफेस। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मास की। मास देखिए बेटा होता क्या है, मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया, कि वो कितना इनर्शिया शो कर रहा है। बेजाहिर सी बात है कि अगर किसी थिंग को आप इजीली हटा पाते हैं उसकी पोजीशन से, अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले जाते हैं या फिर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ले जाते हैं, मतलब उसका मास कम है क्योंकि वो इनर्शिया नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे कई थिंग्स होती हैं जिनको अपन मूव नहीं कर पाते, जैसे कि वॉल है, माउंटेन है, इनको मूव नहीं कर पाते, तो इसका मतलब क्या है, उनका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब उनका मास ज्यादा है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि मास इज द क्या कहा जा सकता है, अमाउंट ऑफ इनर्शिया which is applied by an object। तो जाहिर सी बात है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना इनर्शिया कहीं पे भी एक जैसा ही तो लगाएगा, चाहे वो अर्थ की सरफेस हो, चाहे वो स्पेस हो, कहीं पे भी। तो क्या कहा जा सकता है कि मास का अमाउंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, अर्थ पे ले लो, चाहे आप मून पे ले लो, चाहे आप स्पेस में कहीं पे भी ले लो, वो क्या रहेगा हमेशा सेम। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कहीं पे भी डिफर नहीं होती है। सबके लिए जो मास है वो सबके लिए सभी जगहों पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट को ले लो आप, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपने लिया तो वो पोल में भी उतना ही हैवी होगा जितना कि वो इक्वेटर्स पे है, अर्थ पे भी उतना ही हैवी होगा जितना कि वो मून पे है। बट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेट। वेट ऐसा नहीं होता, वेट के अंदर आपके एक और यूनिट इंक्लूड हो जाती है, वो होती है आपकी m के साथ g, m के साथ g, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स होता है ना, ग्रेविटी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये g अप्लाई हो जाने की वजह से वेट जो होता है वो मास की तरह नहीं होता, यानी मास के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है विद द डिफरेंस ऑफ पोजीशंस, यानी प्लेसेस। किसी भी प्लेस पे ले जाइए मास डिफर नहीं होगा, बट वेट डिफर हो जाएगा। जैसे उसका प्लेस चेंज करेंगे, जैसे उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, वैसे उसका मास वेट भी चेंज हो जाएगा। रीजन ग्रेविटी जी, आपने देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जी की वैल्यू जो होती है वो पोल्स और इक्वेटर्स पे डिफर होती है, ठीक है। इक्वेटर्स और पोल्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वो डिफर वैल्यू शो करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पोल और इक्वेटर्स के अंदर आर डिफरेंस होता है। इक्वेटर्स की जो डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर वो ज्यादा होती है बजाय किसके, पोल्स के। तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, डिस्टेंस के। तो अगर वो डिफरेंस आ रहा है आपके, तो डिफरेंस जो आएगा किसमें, ग्रेविटी में, वो डिपेंड करेगा आपकी डिस्टेंस की, यानी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आर अगर इंक्रीज हो रही है कहीं पे तो आपका जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इक्वेटर्स पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि पोल्स पे आर क्या होती है, कम होती है। आर डिक्रीज हो गई, जी इंक्रीज हो गया, आर इंक्रीज हो गई, जी डिक्रीज हो गया। तो पोल्स पे जी ज्यादा होता है, जी ज्यादा है तो वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पोल्स पे किसी थिंग का जो वेट होता है वो इक्वेटर्स पे जो वेट आप शो करेंगे उससे ज्यादा होगा। तो क्या कहा जा सकता है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है।
ऑब्जेक्ट में जी का डिफरेंस होता है, ग्रेविटी का डिफरेंस होता है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से लगाया जाता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से लगाया जाता है, उसका डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जो मास होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कहीं पे भी प्लेस टू प्लेस कहीं पे भी ले जाइए वो डिफर नहीं होगी, वो एक जैसी होगी। यानी किसी भी थिंग का मास अगर आपको डिटरमाइन करना है तो चाहे आप अर्थ पे कीजिए चाहे आप मून पे कीजिए, वेन एवर जो भी पोजिशन आप लें वो सेम रहेगा, बट वेट वो चेंज हो जाएगा। जैसे ही ग्रेविटी चेंज होगी, जैसे ही जी की वैल्यू चेंज होगी, वैसे ही आपके वेट में भी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुए आपके मास और वेट के बारे में। अब चलते हैं कि हमने बात कर ली कि वेट की वजह से आपके क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर, जी की वैल्यू की वजह से आपके डिफरेंस आ जाता है किसके अंदर, वेट के अंदर। मैं अपोजिट बोल गई थी। ठीक है, तो उसके अंदर देखिए अगर W के अंदर डिफरेंस आ रहा है विद दी जी, तो जो लास्ट टॉपिक है आपका कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी सरफेस ऑफ द मून, तो आपको पता होगा कि मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो आपके अर्थ की ग्रेविटी से क्या है, कम है। ठीक है, अगर g कम है तो जाहिर सी बात है वेट भी कम आएगा, क्योंकि W इज इक्वल्स टू क्या है, mg, g कम हो गया तो W भी कम हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर कोई थिंग हैवी है तो मून पे जाने के बाद वो आपको थोड़ी लाइटर महसूस होगी, हल्की महसूस होगी। ठीक है, तो विदाउट डाइटिंग यू कैन लूज योर वेट। अगर आपको लूज करना है अपना वेट बिना किसी डाइटिंग के, तो सिर्फ आपको करना है ग्रेविटी को कम। जहाँ पे ग्रेविटी कम हो जाएगी आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, यानी भारी नहीं लगेगी। ठीक है, भारी तो रहेंगे बट आपको वेट महसूस नहीं होगा, यानी वेइंग मशीन में आपका वेट कम दिखाई देगा। ठीक है, तो चलिए पता करते हैं कि कितना वेट कम हो जाता है मून पे जाने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि मून पे वेट किस तरीके से आप लेंगे। तो यहाँ पे अपन देते हैं सबसे पहले मास और रेडियस किसका, अर्थ और मून का, दोनों को लेते हैं क्योंकि दोनों के लिए अपने को W निकालना है ना। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि W अगर आपको निकालना है तो अगर आप अर्थ के लिए निकाल रहे हो और मून के लिए निकाल रहे हो तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, WM मून के लिए अगर निकाल रहे हो तो कैपिटल G तो दोनों में सिमिलर ही रहने वाला है। ठीक है, फिर आएगा मास किसका, मून का, फिर ऑब्जेक्ट का मास भी सिमिलर ही रहने वाला है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट लेंगे अपन अर्थ पे और मून पे भी उसी को वे करेंगे, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा कि किसका लिया जा रहा है। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है किसी के अंदर। फिर लेंगे रेडियस का स्क्वायर, ये किसकी रेडियस होगी, मून की। अब अगर आप अर्थ के ऊपर किसी का वेट निकाल रहे हो देन यू विल चेंज दिस फॉर्मूला लाइक दिस। जी तो सेम ही है दोनों का, कैपिटल M में ये अर्थ का मास आ जाएगा, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का है तो ये सिमिलर रहेगा, और ये R जो है वो अर्थ की आ जाएगी स्क्वायर में। ठीक है, एक टेबल दे रखी है आपको और उस टेबल के अंदर आपको सबके दे रखे हैं अर्थ के और मून के मास भी दे रखा है और रेडियस भी। देखो मास और रेडियस तो पिछली बार भी अपन ने ली थी जब अपन ने जी की कैलकुलेशन की थी, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर, वो अर्थ की ली थी अपन ने। ठीक है, मास की बात करें तो मास अपन ने कितना लिया था, मास लिया था अपन ने 6 × 10⁻24 kg, तो इसमें दे रखा है 5.98। चलिए आपके पास वैल्यूज हैं किस किस की, कैपिटल M ऑफ द अर्थ एंड मून और साथ में R और अर्थ की। इसको E ना लिखो तो भी चलेगा। कैपिटल M मून के लिए मास है आपके पास 7.36 × 10⁻22 7.36 × 10⁻22 मास है kg में।
24 kg। ठीक है भाई, अब चलते हैं रेडियस पे। रेडियस है आपके अर्थ की 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ये तो मून की है, मून की लेते हैं 1.74 इंटू 10⁻6, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज को पुट करना है इसमें, दोनों फॉर्मूलेज में। तो देखिए पहला मून वाला लेते हैं, वेट वाला। जी की वैल्यू अपने को नहीं रखनी है क्योंकि दोनों में सेम है तो कट हो जाएगा। फिर एम कितना है मून का? 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू स्मॉल एन, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, एज इट इज रखिए, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर आपका कहाँ है मून का? ये 1.74 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर, ये डब्ल्यू है। फिर डब्ल्यू ए निकाल लीजिए। डब्ल्यू ए के लिए आपके पास आएगा कैपिटल जी, एम ई आपका है 5.98 इंटू 10⁻24 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 1 नहीं, अर्थ की रेडियस है 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। ठीक है, देखो इनको कैलकुलेट करने के बाद, चाहो तो आप इसको याद करके रख सकते हो, इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद, इसको अगर कैलकुलेट करोगे ना मून वाले को, तो आएगा 2.431 इंटू 10⁻10। किसमें आएगा ये? जी इंटू एम भी आएगा इसके साथ, जी इंटू एम। आपको पता ही है वेट किस में लिया जाता है, ये आ गई वैल्यू इसकी डब्ल्यू एम की, लर्न कर लीजिएगा इसको। और इसको अगर आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो ये आएगा 1 पॉइंट कितना, ये था 1.474 इंटू 10⁻11 और जी इंटू एम दोनों में आएगा। तो ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करोगे ना डब्ल्यू एम डिवाइडेड बाई ई, क्योंकि दोनों में रेशियो निकालना है अपने को कि कितना हैवी होगा, किसी थिंग को अगर मून पे लेके जाए तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो इनका डिवाइडेशन आपके पास आएगा 1/6, और अगर टोटल डिवाइडेशन निकालना चाहो तो इसका आएगा 0.165 इतना। तो ये 1/6 का मतलब क्या है? 1/6 का मतलब है कि जो मून पे 1 kg का होगा वो अर्थ पे 6 kg का होगा। 1/6 हो जाता है वेट, मतलब कि अगर किसी थिंग को अगर आप यहाँ पे वे कर रहे हो 30 kg, हाँ, तो वो मून पे जाके कितनी हो जाएगी? 5 kg की हो जाएगी। तो कितना वेट लूज कर लिया इंस्टेंटली विदाउट एनी डाइटिंग। ठीक है, तो 1/6 हो जाती है। तो एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इनटू 1/6। इस तरीके से आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। क्या लिख सकते हो इसे आप लिख सकते हो, ये लास्ट टॉपिक है भाई इस चैप्टर का। इसके बाद बच जाते हैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स, तो आप निकालिए न्यूमेरिकल्स। देखिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून is equals to weight of object on earth into 1/6। ये फॉर्मूला हो गया, जिसका भी निकालना बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट करिए और मून के ऊपर उसका वेट निकल जाएगा। चैप्टर कंप्लीट है भाई आपका। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट है। थ्योरी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स अभी बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप मुझे पहले एग्जाम्पल्स के बारे में बताइएगा कि आपने एग्जाम्पल्स जो सॉल्व किए
वो आपको आए या नहीं आए। हाँ, एक चीज और कि आपका जो ये चैप्टर है वो इसी टॉपिक तक है, फ्लोटेशन पूरा कट हो चुका है, तो पीछे की जो बैक क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस, उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कितना रहेगा देखिए 16, 17 न्यूमेरिकल्स हैं, ये 18 न्यूमेरिकल है, 19 से कट हो गया। एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस के अंदर बेटा 90 ज़्यादा कुछ कट नहीं हुआ है क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ही कट हुए हैं, तो ये 18 तक आपका रहेगा, यानी 18 तक आपको सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस। उसके बाद वाले फ्लोटेशन से रिलेटेड है तो उनको आप मत करिएगा क्योंकि फ्लोटेशन आपके पूरा कट हो चुका है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स बेटा स्टार्टिंग के तो कुछ ज़्यादा है नहीं, ऐसा 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं जो लगता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम आएगी, तो पहले आप करिए। बाकी बैक क्वेश्चंस में से ये जो पीछे वाले 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं उसके लिए मैं एक वीडियो लेक्चर डाल दूंगी आपके लिए। ये जो है 17 वाला नहीं आएगा, 17 पूरा टिपिकल है क्योंकि इसके अंदर हाइट किसी एक स्टोन की दे रखी है और वेलोसिटी किसी और स्टोन की दे रखी है। एक वीडियो लेक्चर और बनेगा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स के लिए, बाकी तो चैप्टर कंप्लीट है। तो आपका फिजिक्स का सिलेबस अब बचता है सिर्फ 1 चैप्टर, ठीक है। केमिस्ट्री कंप्लीट रहेगी, फिजिक्स में 1 चैप्टर है, तो अब लेते हैं अपन रिवीजन केमिस्ट्री का ना साथ साथ में, क्योंकि अब फिजिक्स में भी इतनी कोई बर्डन है नहीं, 1 चैप्टर रेस्ट है तो अपन इजीली कर लेंगे उसको, ठीक है। एनर्जीज का है, एनर्जी फॉर्म्स का काफ़ी फैमिलियर है वैसे भी आप उसके लिए, कैसी कैसी फॉर्म की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, मैकेनिकल एनर्जीज, तो थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा उनके बारे में, तो इजीली हो जाएगा। हाँ, उसमें भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उनको भी सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, पहले आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उनमें प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुझे सेंड करिए। इंडेक्स क्वेश्चंस में भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करिएगा, और बैक क्वेश्चंस के अंदर से जो कट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, उनको मत करिएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 तक ही आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो थियोरी पार्ट जो है आपका चैप्टर नंबर 10 का वो कंप्लीट है, और एक वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल्स का आएगा, परतनॉम जो इसके बाद आएगा, और फिर उसके बाद अपन करेंगे चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट। तो आज के लिए इतना ही।